रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो यार, पिछली क्लास में रिकॉर्ड करना भूल गया। शायद आप लोगों की शायद 9th की थी, 8th की नहीं की शायद, जो भी है, मतलब पिछली बार मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया। तो आप में से कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मेरे को रिकॉर्डिंग ऑन करने का याद दिलाएंगे, ठीक है बेटा? कौन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे वॉलंटियर चाहिए इस काम के लिए ताकि मैं भूलूं नहीं। कोई नहीं है? हमें ओके सर, सब लोग याद दिलाएंगे ओके सर। सर, ले लेंगे हाँ सर, सर, सब लोग ही कर लेंगे। ठीक है, सर, सब लोग बारी कर बारी लो। सब कर देंगे। हाँ बस ठीक है, मेरे को एक सब तैयार है, सब जिसको याद आएगा वही ठीक है। बोलेगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो गलती मेरी नहीं मानी जाएगी, गलती आपकी मानी जाएगी, ठीक है? ओके यस सर। हाँ ओके सर, ठीक है। ओके बेटा। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, हमने न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव किया था, है ना? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर चुके थे, राइट? यस सर। यस सर। ओके। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट? हम लोग yes, मोमेंटम sir. और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पढ़ चुके हैं, यस सर, सबसे पहले वही पढ़। हाँ हाँ सर। हम लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पढ़ चुके हैं, हाँ है ना? सर। हम्म, हाँ यस सर। क्या पढ़े थे? यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। सर, p²/2m। हाँ, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में। यस सर। ओके, सो आज हम न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ को मिलाकर, इस थर्ड लॉ सॉरी सेकंड लॉ की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही काम हो जाता है, बट फिर भी हम लोग एक अलग चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? अब देखो, सबसे बड़ा गड़बड़ ये होता है ना, आप लोग मैं आप लोग क्या करते हो, इस लॉ को पढ़ लेते हो किताब में, क्वेश्चंस देख लेते हो, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, पर आपको ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आता है, नहीं आपको ये समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो रहा है, ठीक है? बस आपको पता होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं आंसर आता है, उसका कोई तुक नहीं होता। और जब क्लास 11th में आप सेम लॉ दोबारा अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि हम लोग कैसे हम लोग अ, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करें, उसका मीनिंग क्या है, ये कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, इन सब जगहों पे गड़बड़ करते हो। उसका कारण एक छोटा सा है। वो छोटा सा कारण क्या है कि आपको एक चीज नहीं बताई जाती है जिसका नाम है सिस्टम। सिस्टम सिंपली क्या होता है, सिस्टम हम फिजिक्स में जब सिस्टम बोलते हैं तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। जिन चीजों के बारे में कभी कभार क्या होता है, हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में या फिजिक्स में जब भी कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम एक पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम दो पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम 10 पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम कई बार 1000 पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, कई बार हम करोड़ों पार्टिकल्स के बारे में एक साथ बात कर रहे होते हैं। करोड़ों मैंने बहुत छोटा नंबर बोला, करोड़ का मतलब होता है 10⁻⁷, मैं 10⁻23 पार्टिकल्स के बारे में एक साथ बात करूंगा आपसे जब आप क्लास 11th में आओगे तो, ठीक है? मतलब 100 करोड़ करोड़ करोड़, इतने बड़े नंबर्स के बारे में, इतने सारे पार्टिकल्स के बारे में हम एक साथ बात करेंगे, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाद में पढ़ना है, पहले हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज सिंपली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन।
जिन पार्टिकल्स को या ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिनके बारे में आप एक साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, उनको हम सिस्टम कहते हैं। 3 चीज़ें होती हैं एक्चुअली, थोड़ा-सा मैं बता ही दूँ जब सिस्टम बता रहा हूँ तो। एक सिस्टम होता है, एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब everything that is there in this universe is our universe, मतलब all the objects, all the possible objects are called universe, ठीक है। and then there is something called surrounding, क्या बोलते हैं तीसरा टर्म? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होते हैं? सराउंडिंग किसका होता है? सबसे पहले सिस्टम का होता है। सराउंडिंग किसका होता है? सिस्टम का होता है। सिस्टम के सराउंडिंग का हमारे लिए क्या मीनिंग होता है? सराउंडिंग का हमारे लिए मीनिंग होता है जो भी चीज हमारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो भी चीज हमारे सिस्टम पे फोर्स अप्लाई कर सकती है, जो भी चीज हमारे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है बेटा। तो सराउंडिंग्स का मतलब क्या हो गया? बेसिकली अगर देखा जाए, मैंने अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझाया कि जो भी चीज हमारे सिस्टम पे फोर्स लगाती है, सिस्टम के पार्टिकल्स पे फोर्स लगाती है, सिस्टम के कंपोनेंट्स पे फोर्स लगाती है, या उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, या उससे इंटरेक्ट करती है, उसको सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग्स का सिंपल डेफिनेशन ये हो सकता है कि यूनिवर्स माइनस सिस्टम। यूनिवर्स में से सिस्टम को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचेगा वो सराउंडिंग है। ठीक है। सो ये हमारी फिजिक्स में डेफिनेशंस होती हैं 3 चीजों की। हमें मोस्टली सिस्टम पर ही स्टिक करना है। तो सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब आप बोलोगे सर ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? देखो, सिस्टम के अंदर मान लीजिए मेरे पास 75 पार्ट या 4 पार्टिकल्स का सिस्टम है। पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी। मैं इन चारों पार्टिकल्स को एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ। ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया, ए ने डी पे फोर्स लगाया, डी ने ए पे फोर्स लगाया, डी ने सी पे फोर्स लगाया, सी ने डी पे फोर्स लगाया, सी ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने सी पे फोर्स लगाया। सबने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया कुछ इस तरीके से, लेट्स से। ठीक है। अच्छा, डी ने बी को अट्रैक्ट किया, बी ने डी को अट्रैक्ट किया, ए ने सी को अट्रैक्ट किया, सी ने ए को अट्रैक्ट किया। सारे पार्टिकल्स ने लेट्स से समहाउ एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाया है। नहीं, अब देखो, इफ नो नेट मैं क्या कह रहा हूं, ये जो फोर्सेस सिस्टम के पार्टिकल्स या सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं इंटरनल फोर्स। क्या कहते हैं इनको? इंटरनल फोर्स। ये हमारा सिस्टम है, आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस कहते हैं इन सारे फोर्सेस को। ठीक है। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ सोचिए, ए ने जितना फोर्स बी पे लगाया, बी ने उतना ही फोर्स ए पे लगाया, दोनों फोर्स का नेट कितना हो गया? 0। ए ने डी पे जितना फोर्स लगाया, डी ने ए पे उतना ही फोर्स लगाया, इन दोनों का सम कितना हो गया? 0। डी ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने डी पे फोर्स लगाया, इन दोनों का सम कितना हो गया? 0। इस तरीके से जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं, अगर आप उन सबको जोड़ दोगे तो जो नेट इंटरनल फोर्स आ जाएगा वो कितना होगा? हमेशा 0। नेट इंटरनल फोर्स इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। ठीक है। ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम के पार्टिकल्स जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उन उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल फोर्स, और नेट इंटरनल फोर्स हमेशा 0 होता है। अब मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। नो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हो गया भैया? इंटरनल फोर्स तो पहले ही 0 था टोटल, अब नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0, मतलब ओवरऑल फोर्स अगर 0 हो जाए, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 या नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स,
अगर पार्टिकल्स के सिस्टम पे या ऑब्जेक्ट्स के सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains कांस्टेंट। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ किसके लिए काम कर रहा है? सिस्टम के लिए काम कर रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो आपको सिस्टम बताते ही नहीं, सीधे लॉ पढ़ाते हैं, क्या समझ में आएगा? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम, ये अगर हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में जो नेट मोमेंटम है पार्टिकल्स का या सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। ठीक है, इफ नो नेट external force is acting on a system of particles then momentum of the system remains constant। ठीक है बेटा, एक बार इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग फटाफट। हाँ सर, हो गया। यस सर, डन। किसी ने क्वेश्चन पूछा है सर सराउंड क्या सिस्टम का फ्यूल है? बिल्कुल नहीं बेटा, सराउंडिंग का मतलब सब कुछ है, बाकी सब कुछ। हाँ सुप्रतिम माँ जी, क्या बोल रहे हो आप? सर आप बोले कि सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जो चीज एनर्जी एक प्रोवाइड सेकंड करे वो सुप्रतिम, फ्यूल आपकी ही आवाज हुई। एक सेकंड सुप्रतिम, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। थोड़ी देर के लिए या तो अपना माइक चेक कर लीजिए, नहीं तो 2 मिनट के लिए रुकिए, फिर जो डाउट पूछ रहे हैं कम से कम उसको बोलने दीजिए। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? कोई तो बोल रहा था। सर मैं बोली कि सराउंडिंग, आप बोले कि वो सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड ना करता ना है, ना 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 तो ना ना एनर्जी ना 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 प्रोवाइड ना ना करने ना वाली बिल्कुल नहीं, सारी बिल्कुल चीज नहीं, को फ्यूल। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात कही आपने, बिल्कुल गलत बात कही आपने। मैंने नहीं कहा कि सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सराउंडिंग सिस्टम से एनर्जी निकाल भी सकता है। समझ में आई बात? ही है। यस। सराउंडिंग सिस्टम पे फोर्स लगा सकता है, सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, सराउंडिंग सिस्टम से एनर्जी निकाल सकता है। बेसिकली सराउंडिंग हमारे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो कोई फ्यूल नहीं है। सराउंडिंग का मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट आवर सिस्टम एंड इज इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम। इसलिए सिंपल भाषा में सराउंडिंग क्या हो गया? दुनिया की सारी चीजों में से सिस्टम को हटा दो, जो बचा वो सराउंडिंग से। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। सर वो कोई भी स्केल में, हम्म, सर कोई भी स्केल पर वो ट्रू है ना? हाँ किसी भी स्केल पे ट्रू है वो। मतलब सिस्टम, अगर मैंने बोला मेरा ये पेन और इसका ढक्कन मेरा सिस्टम है, तो ये पेपर सराउंडिंग है, जिस कैमरा से शूटिंग हो रही है वो कैमरा सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, पानी की ये बोतल सराउंडिंग है, मैं सराउंडिंग हूँ, ये इस कमरे में लगे हुए पंखे सराउंडिंग है, इस कमरे में लगा हुआ एसी सराउंडिंग्स है, ये पूरा बिल्डिंग सराउंडिंग है, आप सराउंडिंग हो, आपके दोस्त सराउंडिंग है, आपके पेरेंट्स सराउंडिंग है, नरेंद्र मोदी सराउंडिंग है, आपका क्या नाम है, पूरा अर्थ इसका सराउंडिंग है, पूरा सोलर सिस्टम इसका सराउंडिंग है। समझ में आई बात? इसका हाँ सराउंडिंग सर। का मतलब सब कुछ, सब कुछ जो सिस्टम नहीं है वो सराउंडिंग है। और कुछ डेफिनेशन चाहिए सराउंडिंग्स की? नहीं सर। नो नहीं? सर, नो सर, अब क्लियर है। हाँ ओके, सुप्रतिम माजी, क्या एक बार फिर से समझाने को बताओगे? ये लॉ एक बार फिर समझाइए। ओके देखो, ये लॉ क्या कह रहा है कि अगर हमारे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो, मतलब बाहर से लगने वाले सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो हो, तो ऐसे में हमारे सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम अनचेंज्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, ये हमारा बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, सर एक्सटर्नल फोर्स और अभी नेट कॉपी कर लिया सब लोगों ने? फोर्स में क्या डिफरेंस है? जल्दी हाँ जल्दी सर। कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी हाँ करो सब। सर। सबने सर नहीं हो किया मुझे गया। मालूम है, फटाफट कॉपी करो। सर एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स में क्या डिफरेंस है? हो गया। ओके, हटा रहा हूं इसे। देखो, इसके एप्लीकेशन देखोगे ना तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स में क्या डिफरेंस है? एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स में क्या डिफरेंस है? देखो, मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैंने सिर्फ इसी को सिस्टम मान रखा है, कोई और हमारे सिस्टम में एक ही ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बॉल ए इधर है, एक बॉल बी इधर है। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, बी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ये दोनों फोर्सेस लेट से किसी कारण से इक्वल हो गए, तो ऐसे में एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, बट नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। सर जीरो। 0। हाँ, तो मैं इसी केस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, Zero एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है बट force. नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके सर। बेटा स्नेहा, आपके डाउट का मैं अभी निवारण कर दूंगा, थोड़ी देर आराम इंतजार करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, चलो ओके सर। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। इसके एप्लीकेशंस ना बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे से भी हैं और बहुत बड़े बड़े भी हैं। पहले एक मीडियम साइज का एप्लीकेशन देखते हैं, फायरिंग बुलेट फ्रॉम अ गन। जब भी हम एक गन से बुलेट फायर करते हैं, आपने आप में से ज्यादातर लोगों ने रियल लाइफ में तो कभी गन फायर नहीं किया होगा, कभी गन नहीं चलाई होगी ज्यादातर लोगों ने, बट No sir. एक्टिंग तो सबने करी है गन चलाने की, खेल खेल में, है ना। लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, कभी ना कभी तो गन चलाने का एक्टिंग जरूर किया है। जब आप गन चलाने की एक्टिंग भी Yes sir. करते हो तो आप क्या करते हो? ये गन है, आप क्या करते हो? अगर आप गोली चलाते हो तो क्या करते हो? उश्शू, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? डिश्यों डिश्यों ऐसे करते हो हाँ ना। सर। हाँ हाँ सर। सर। मतलब Yes, sir. आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो जब आप एक्टिंग कर रहे हो बंदूक चलाने की, तो आप जैसे ही बुलेट फायर की आपका गन पीछे आया, है ना, बुलेट आगे निकली, गन पीछे आया, यही हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो जरा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मान लो आपकी बंदूक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बहुत अच्छे से बंदूक बनाऊंगा। ये लेट से आपकी बंदूक है, ठीक है। अब इस बुलेट सॉरी इस बंदूक का मास विथ बुलेट लेट से कैपिटल एम है। इस बंदूक के अंदर बुलेट पहले से है ना। हम्म? अब क्या हुआ, हमने इस बुलेट को फायर किया, जैसे हमने बुलेट फायर की, इसमें से लेट से एक स्मॉल एम मास का बुलेट निकल गया जो वेलोसिटी यू से आगे जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? No sir. नो सर। तो No, sir. अगर मैं बिफोर फायरिंग बात करूं, बिफोर फायरिंग एवरीथिंग इज एट रेस्ट, बंदूक हो जाए बुलेट हो जाए सब कुछ रेस्ट पर है, हाँ या ना?
हाँ Yes. सर। हाँ सर। तो मोमेंटम कितना है, इनिशियल Yes, मोमेंटम sir. कितना है? जीरो। जीरो। सर जीरो। 0 है, है ना? स्नेहा अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। आफ्टर फायरिंग क्या होगा? आफ्टर फायरिंग अगर आप देखो तो एक गन है आपके पास और एक बुलेट है ना? ठीक है, ये बुलेट आपका आगे जा रहा है वेलोसिटी u से, इसका मास स्मॉल m है और एक कैपिटल M मास का गन रखा हुआ है। आप देखोगे कि ये गन अपने आप पीछे चला जाता है, लेट्स से विद सम वेलोसिटी v। और ये वेलोसिटी v आप कैसे निकाल सकते हो? जो फाइनल मोमेंटम हुआ वो कितना है? अगर मैं आगे की तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस ले लूं तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू माइनस कैपिटल M इंटू वी। ठीक है, कोई दिक्कत? बट बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो सर। नहीं समझ में आया ये? इस बुलेट का मोमेंटम mu, गन का मोमेंटम पीछे की तरफ mv, तो mu माइनस mv हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया स्मॉल m u माइनस कैपिटल M v इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू m u बाय कैपिटल M, है ना? तो आपकी जो बंदूक है वो अपने आप पीछे की तरफ आएगी। जैसे ही आप बंदूक फायर करोगे, बंदूक नहीं, जैसे बुलेट फायर करोगे वैसी बंदूक पीछे की तरफ आती है। ऐसे चलाते हो ना बंदूक, हाथ अपने आप हाथ पीछे लेके आते हो ना, जब बंदूक की एक्टिंग कर रहे हो तब भी आप हाथ पीछे लेके आते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको फिजिक्स पहले से आती है, सिर्फ उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता ही नहीं आपको फिजिक्स आती है, सब पहले से पता है, बस उसको ठीक से लैंग्वेज में और मैथ्स में कन्वर्ट करना है, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है वो। क्योंकि फिजिक्स में पढ़ते क्या है? फिजिक्स में हम वो पढ़ते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। हमने देखा है कि भाई जब बंदूक फायर कर, जब बुलेट फायर करते हैं तो हाथ पीछे आता है, राइट? हाथ नहीं, बुलेट पीछे, गन पीछे आता है। इसको कहते हैं द गन रिकॉइल्स। इसको क्या कहते हैं? रिकॉइल कहते हैं। ये जो वेलोसिटी v, इसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन वी फायर a bullet from a gun, the gun recoils. This is an example of law of conservation of momentum. ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, कोई sir. दिक्कत? अच्छा, अब मेरे से किसी ने पूछा है कि सर जब रियल लाइफ में दो चीजें इंटरेक्ट करेंगी तो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, साउंड में, लाइट में, किसी और फॉर्म में। तो सर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहेगा सर रियल लाइफ में? तो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन का एनर्जी कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसी एग्जांपल में। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी ना। फिर बुलेट जब फायर किया तो आवाज भी आई और उसके बाद गन भी मूव करने लगा, बुलेट भी मूव करने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास आ गई, मतलब साउंड एनर्जी भी क्रिएट हुई, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो यहाँ और यहाँ पर इनिशियल में और फाइनल में एनर्जी कंजर्व नहीं रही, बट मोमेंटम फिर भी कंजर्व है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का एनर्जी कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलोगे सर एनर्जी कंजर्व नहीं रही, ऐसा कैसे हो गया? देखो एक्चुअली में एनर्जी भी कंजर्व है, बट पहले जो एनर्जी था वो आपके गन पाउडर की केमिकल एनर्जी की फॉर्म में था, वो एनर्जी रिलीज हो गई और उससे आपके दोनों गन और बुलेट दोनों की काइनेटिक एनर्जी बनी, साथ ही साउंड एनर्जी भी बनी। हीट तो हुआ ही होगा क्योंकि आपका जो गन है वो गर्म भी हो गया। ठीक है,
तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपस में रिलेटेड नहीं है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जहां मोमेंटम कंजर्व हो जरूरी नहीं है वहां एनर्जी भी कंजर्व होगी। इनफैक्ट जब आप क्लास 11 में आओगे आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्व हो रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें दोनों में से कुछ कंजर्व नहीं हो रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें दोनों ही कंजर्व हो रहे होंगे। ठीक है, वो अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात है। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा उस वक्त मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, सर तो समझ इस में आई बात? केस में दोनों कंजर्व हो रहे हैं। इस केस में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व है बेटा, एनर्जी कहाँ कंजर्व है? यार एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। वैसे तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वैसे तो एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, आपकी जो केमिकल एनर्जी थी उससे मैकेनिकल एनर्जी बनी है। ठीक है, सर इंटरचेंज हो गया। क्या? सर एनर्जी का इंटरचेंज हो गया तो। देखो बेटा, एक और लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी ऑफ गन पाउडर से कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन एंड बुलेट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए प्लीज उसको लेके यहाँ मोमेंटम में कंफ्यूज मत होइए। इसके और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसका और एग्जांपल हो सकता है अगर देखा सर जाए तो मीडियम साइज बोलेंगे? क्या? सर मीडियम साइज एग्जाम्पल या सर बड़ा हुआ एग्जाम्पल? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर मीडियम साइज एग्जाम्पल? नहीं, अभी बहुत सारे एग्जांपल है, सुन तो लो। तो मीडियम साइज एग्जांपल लेंगे, स्मॉल साइज तो ले ही नहीं पाएंगे, आपके लेवल से थोड़ा हायर चला जाएगा। बट अगला एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि हम्म, अगर कोई आदमी जो इस ठेले पे खड़ा है, ठेला समझते हैं सब लोग? हाँ सर। यस सर। यस सर। ड्राइंग अच्छी है ना अपने ठेले की? यस सर। अच्छी नहीं है? सर बहुत अच्छी है। अच्छा सर बहुत अच्छा है। अच्छा। सर रियल ठेला तो इससे कितना गंदा होता है। एक आदमी ठेले के ऊपर खड़ा है ऐसे, इस आदमी का मास स्मॉल एम, ठेले का मास है लेट्स से कैपिटल एम। फिर क्या होता है, ये आदमी इस ठेले से कूद जाता है वेलोसिटी यू से। ठीक है, हमें बताना है कि ठेले की वेलोसिटी वी कितनी होगी। समझ में आया? ठेला पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा अगर आदमी कूदेगा आगे तो? सर हाँ जाएगा। सर। क्यों जाएगा? बाय न्यूटन थर्ड लॉ है ना, जाएगा। कि अगर आदमी आगे कूदा है मतलब आदमी पे आगे की तरफ फोर्स जाएगा। लगाया है। किसने लगाया है? ठेले ने लगाया है। इसका मतलब आदमी ने ठेले पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया। क्या हुआ? आदमी ने ठेले पे पीछे फोर्स लगाया, ठेले ने आदमी पे आगे फोर्स लगाया, इसलिए आदमी आगे चला गया, ठेला पीछे चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो तो सर। क्या करेंगे, इनिशियली पी इनिशियल कितना है? 0 है। सर 0। पी फाइनल कितना हो जाएगा? एम यू माइनस कैपिटल एम वी वी। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दैट मीन्स mu minus capital M V is equal to 0. This implies V is equal to small mu upon capital M. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नो सर। मैं कह रहा हूँ, सर हाँ बेटा। सर सारे क्वेश्चन में जब हम लोग घूम फिर के m इज इक्वल टू v इज इक्वल टू mu बाय m ही लाते हैं, बेटा दो ही क्वेश्चन तब है फिर ऐसा। सीधा ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बेटा ये दो ही क्वेश्चन किए हैं आपने अभी तक, है ना? यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ठेला है ना, ये ठेला है, दोनों टायर का साइज बराबर कर देते हैं कम से कम। इधर
एक लड़का खड़ा है इधर, दूसरा लड़का खड़ा है, ये इधर कूद जाता है, फिर ये इधर कूद जाता है, फिर क्या करोगे? सर नेट निकालेंगे। तो दिक्कत हो जाएगी ना, फॉर्मूला याद करने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो और क्या कर सकते हैं क्वेश्चन? सर ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें तो पहले ये ठेला और ये लड़का दोनों एक साथ थे, तो मास तो सर सेम ही रहे, मतलब पूरा सेम रहेगा ना सर? बेटा देखो, आंसर के पीछे मत भागो सबसे पहले तो। अगर आप आंसर के पीछे भागोगे वही क्लास 9th के लेवल से, तब तो बहुत ही बुरी अवस्था हो जाएगी आपके आगे चल के। तो आंसर के पीछे तो मत ही भागो, सॉल्यूशन के पीछे जाओ, ठीक है। ठीक है सर। तो और आंसर में मैंने बता दिया कि इस केस में वो आंसर नहीं आएगा, और क्या चाहिए आपको? फिर आंसर क्यों याद करने पड़े? वो आंसर याद करना नहीं है, ठीक है। चलो अभी क्या करना था फिर हमें? सब कंफ्यूज कर दिया आप लोग मुझे। हाँ देखो भाई, मेरे पास ये बॉल है जिसका मास है m1, ये दूसरी बॉल है जिसका मास है m2। ये बॉल इधर जा रही है वेलोसिटी u1 से, ये बॉल इधर जा रही है वेलोसिटी u2 से, ठीक है। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स स्टिक टू ईच अदर, दोनों बॉल चिपक जाते हैं। फाइंड देयर वेलोसिटी। ट्राई करेंगे आप लोग? ट्राई करिए। हाँ सर। सर बी क्या सर m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2 है? बिल्कुल गलत। सर वी क्या m1u1 प्लस m2u2 बाई m है सर? नहीं, देखो क्या होगा, ये तो बिफोर कोलिजन है, सॉल्यूशन में लेट से आफ्टर कोलिजन ये हो जाता है, दोनों चिपक गए हैं, m1 और m2 दोनों चिपक गए हैं, दोनों की सर। कॉमन वेलोसिटी लेट से इस तरफ v है, ठीक है। हाँ सर। तो मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 u1 माइनस m2 u2 ना बेटा, अगर आगे की तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस ले रहा हूँ तो इसका मोमेंटम m1 u1 और इसका कितना हो जाएगा? माइनस m2 u2 हो जाएगा ना। हाँ सर वो होगा। दिस इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सर एक बार बताइए तो माइनस के क्यों लिए सर? भूल बेटा देख देखो, नहीं। क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन होता है,
ठीक है, तो आपको मोमेंटम लिखने के लिए हमेशा एक डायरेक्शन को प्लस एक डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में m1 इंटू u1, इसका मोमेंटम क्या हो गया माइनस m2 u2, क्योंकि इसका मोमेंटम अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में। वो साइन कन्वेंशन लिया ना सर आपने? हाँ, ठीक है, हाँ साइन ठीक कन्वेंशन है। यूज किया। बेटा ऋषिक, आपका तो बहुत ही गड़बड़, समझ ही नहीं आ रहा। आपको ये किसने कहा कि फाइनली दोनों रेस्ट पे आ गए? दोनों चिपक जाते हैं, उनकी फाइनल हाँ सर, वेलोसिटी वही होती है। गलती हो गया सर, ठीक फाइनल है, में 0 ले लिया सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। सर हम्म, ये कॉपी हो गया? ठीक है, हाँ फिर आगे बढ़ो। यस सबका कॉपी हो गया ना? हाँ यस सर। सर। यस ओके, तो अगला एग्जाम्पल मैंने टॉपिक तो लिखा रॉकेट, पर बनाया मैंने यहाँ गन। मेरी ड्राइंग इतनी खराब तो नहीं है कि रॉकेट की जगह गन दिखे, पर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, लेट्स से ये मेरे पास एक गन है, गन नहीं है, हाँ चलो गन है। मैंने गन से अगर एक बुलेट फायर किया, तो जब मैंने पहला बुलेट फायर किया तो गन के पास पीछे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, है ना? इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सर रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी। चलो, रिकॉइल नाउ वेलोसिटी। लेट्स से जो आदमी इस गन को पकड़ के खड़ा है वो बर्फ पे खड़ा है, आइस पे खड़ा है, जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या वो आदमी भी गन के साथ पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। हाँ सर हाँ चला सर। जाएगा। हाँ सर चला मैं इस जाएगा। मैं ध्यान दो, जब मैं गन बनाया हूं, आप मान जाएगा। लीजिए कि यहाँ पर आदमी भी खड़ा है, आदमी इस गन को पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, बुलेट आगे जाएगी, आदमी इस गन के साथ पीछे जा रहा होगा वेलोसिटी v1 से। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो नो सर। नो अब सर। क्या हुआ, नो सर। थोड़ी देर बाद जब पहली वाली बुलेट थोड़ा आगे पहुंच चुकी है, उसके बाद ये आदमी दूसरी बुलेट भी फायर कर देता है, तो क्या इसकी जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ v1 रहेगी कि v1 से ज्यादा हो जाएगी?
सर तो V1 से ज्यादा हो सर जाएगा। बढ़ ज्यादा जाएगा। हो जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ सर, अगर ये एक और बुलेट फायर कर दे तो क्या होगा? और भी बढ़ जाएगा। सर और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। इसकी वेलोसिटी जो है, एक बुलेट फायर करने पे, दो बुलेट फायर करने पे, तीन बुलेट फायर करने पे और ज्यादा बढ़ गई, है ना? सर वो यही होगा कि constant नहीं होगा? सर हाँ without सर। any cost? यही होगा। एक बुलेट फायर करने पे थोड़ी, दो बुलेट फायर करने पे थोड़ी ज्यादा, तीन बुलेट फायर करने पे और ज्यादा। इस तरीके से उसने एक के बाद एक 100 बुलेट फायर कर दिया, तो पीछे की तरफ इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? हाँ सर, सर वो यस तो सर। बिना हाँ उसको मैं सर। नॉर्मल राइफल की जगह अगर मशीन गन पकड़ा दूं तो उसकी पीछे की तरफ स्पीड काफी तेजी से बढ़ती जाएगी? हाँ सर हाँ बढ़ती हाँ जाएगी कि नहीं सर। हाँ बढ़ती जाएगी? सर, यस ओके। सर। अब उस आदमी यस ने क्या सर। किया, अपनी बंदूक को जो मशीन गन थी उसको नीचे कर दिया। और नीचे की तरफ बुलेट फायर करना शुरू कर दिया मशीन गन से। समझ में आ रही बात? हाँ सर तो जब वो हर बुलेट को फायर करेगा तो उसके पास एक टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की। हाँ सर अगर ये बंदूक सही में पावरफुल है तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ सर हाँ, हाँ सर, समझ में आई हाँ बात? सर। जब बुलेट सामने फायर कर रहा है तो पीछे जा रहा है, जब नीचे फायर करेगा तो ऊपर जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। वेलोसिटी होगा तो यही वो तो है तो रॉकेट। रॉकेट क्या करता है? तो आग छोड़ता है, मतलब ब्लास्ट कुछ करता है सर ना? रॉकेट अपने नीचे से सर फ्यूल गैस फायर पार्टिकल। करता है बहुत तेजी से, गैस पार्टिकल्स। ठीक है? लगातार फ्यूल नीचे फेंक रहा है, इसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता जा रहा है। यही होता है रॉकेट। यस। तो रॉकेट इज एन क्या वो एप्लीकेशन क्या ऑफ नीचे से निकालता है सर? रॉकेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, आप दोनों कह सकते हो इसमें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हो और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, समझ में आई सर बात? सर रॉकेट जो ऊपर जाता है वो किस चीज की वजह से ऊपर जाता है? बताया मतलब तो, आग वो निकलता नीचे है लगातार मतलब? बुलेट फायर कर रहा है, बुलेट के नाम पे वो नीचे की तरफ गैस फायर कर रहा है। अच्छा उसका जो ठीक है। फ्यूल होता है ना उसको नीचे की तरफ इजेक्ट कर रहा है, उसी क्योंकि वो रॉकेट फ्यूल पे नीचे फोर्स लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ से समझना ज्यादा आसान होता है कि क्योंकि रॉकेट फ्यूल पे नीचे फोर्स लगा रहा है, फ्यूल रॉकेट पर ऊपर फोर्स लगा रहा है और रॉकेट ऊपर जा रहा है। समझ में आई बात? हाँ सर। उसके लिए बहुत सारे फ्यूल को बहुत तेजी से नीचे की तरफ धक्का लगाना पड़ेगा, तब ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं बैलेंस वगैरह के, तो खैर हमें वो सब तो नहीं देखना है अभी। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है रॉकेट कैसे काम करता है? हाँ सर, हाँ सर यस क्लियर है। सर। ठीक है बेटा। सर सर ये वाला हो गया, हम्म, इस पेज वाला हो गया। हो गया, ठीक है। हाँ सर, पेज चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होता है, लेट्स से मेरे पास दो, प्रूफ करने के लिए मैंने दो पार्टिकल का सिस्टम एज्यूम किया है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। इसका मास मैं m1 बोल देता हूँ, इसका मास m2 बोल देता हूँ। लेट्स से इनिशियली ये वेलोसिटी u1 से जा रहा था, ये वेलोसिटी u2 से जा रहा था। ठीक है, थोड़ी देर के बाद a की वेलोसिटी v1 हो जाती है, b की वेलोसिटी v2 हो जाती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, मास तो ऐसे भी चेंज नहीं होगा। जो भी फोर्स लग रहा है वो ए और बी एक दूसरे के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट से ए पे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है एफ ए वेक्टर, या एफ ए बोल दो सीधे सीधे, और बी पे जो फोर्स लग रहा है उसको बोल देते हैं लेट से एफ बी। ठीक है, आप मुझे बताओ जो मैंने डायग्राम बनाया है क्या वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में सही हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो नहीं सकता, सर, क्योंकि बट फिर भी मैं ऐसा डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व कर, फिर भी मैं यही डायग्राम बना के प्रूफ कर दूंगा। डायग्राम गलत होगा फिर भी सही प्रूफ हो जाएगा। देखो, मैं कहूंगा इस ए का एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू एफ बाय m1 होगा, है ना, और b का एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू एफ बाय m2 होगा। कोई दिक्कत? नो सर। सर एफ ए बाय m1 और ये एफ बी बाय m2। ठीक है ना, अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि एफ ए इज इक्वल टू m1 a1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1 कितना है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सो v1 माइनस u1 बाय t। कोई दिक्कत? नो सर। और यहां से क्या लिख सकता हूं कि एफ बी इज इक्वल टू m2 a2, दिस इंप्लाइज एफ बी इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 बाय t, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? नाउ हमें पता है कि एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी, ये पता है कि नहीं पता? हाँ सर। Yes. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी का मतलब एफ ए प्लस एफ बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। क्या आया, m1 टाइम्स v1 माइनस u1 बाय t प्लस m2 टाइम्स v2 माइनस u2 बाय t इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली क्या गया, m1 इंटू v1 माइनस u1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। देखिए t तो कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसमें किसी को कोई आपत्ति? अगर आपत्ति हो तो बता दो। नो सर। कोई कुछ बोल रहा था? सुप्रतिम आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है। हाँ सर श्रद्धा मेरे बोलो। को डाउट है, आप यहाँ तक प्रूव किए एफ ए इज इक्वल टू एम और एफ बी इज इक्वल टू दिस, वो तो समझ आ गया सर। उसके बाद कैसे ये एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी? बेटा ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं। ए और बी, एफ ए और एफ बी क्या है, वही फोर्सेस जो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। ए और बी ने जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए हैं, ये वही फोर्सेस है। ठीक है बेटा, ओके सर। है ना। तो
इसका मतलब क्या हो गया, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो एफ ए जो है एफ बी का इक्वल होगा बट अपोजिट होगा, इसलिए माइनस। ठीक है, तो इस यहां से यहां तक कोई दिक्कत है? सर नो नो सर। किसी को हो तो बोल सकता है। सर हाँ? जो आपने लिखा है सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट जो है m1 इंटू v1 माइनस u1 हाँ, वाला, तो उसमें प्लस साइन इधर है तो उस तरफ जाके माइनस नहीं होगा ये? बेटा ये ऐसे है ना, मैंने अभी तक तो ब्रैकेट ओपन ही नहीं किया है, ब्रैकेट तो वैसा का वैसा ही है। सर फिर नेक्स्ट स्टेप में तो उस तरफ गया, साइड हाँ चेंज तो हुआ, हाँ तो तो इसलिए फिर तो तो उधर साइन नेगेटिव जाके हो क्या हो जाना गया, चाहिए। m1 u1, इधर हो गया m2 u2। देखो अब एक काम करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। बीच में एक स्टेप और लिख के देखो, क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u2 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2, है ना। तो जो दोनों माइनस वाले हैं, उसको अरेंज में लेके चले जाओ, प्लस हो जाएंगे, है ना। हाँ सर, ठीक है, यस। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसका मतलब p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल, प्रूफ हो गया। किसी को कोई आपत्ति अभी भी? नो सर। नो सर। पूरा क्लियर है? यस सर। ठीक है फिर बेटा, ये तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स Yes, के sir. डाउट लोग लेंगे या अगला चैप्टर शुरू करेंगे? सर न्यूमेरिकल। Sir, numericals. न्यूमेरिकली करा देना। न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके, ठीक है। और आप लोग अपने डाउट्स भी लेके आइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, Okay, sir. ठीक है। और उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। सर मेरा वाला बोले ग्रेविटेशन के बाद बोलेंगे ना। ग्रेविटेशन के बाद फ्लोटेशन है, उसका क्वेश्चन है आपका, ठीक है सर। ठीक है। मतलब वैसे तो मैंने क्लास 11 में भी ये ग्रेविटेशन फोर्स में ही देखा है, बट जब तक फ्लोटेशन पता ना हो तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं बचता है क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा, चलो क्लास ओवर है, फिर एंड करते हैं। Thank you, sir. Good night, sir. गुड Bye. नाइट सर। गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर। Bye, sir.